नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और न्यूज डिकोड का वीकेंड स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। इस सप्ताह कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बल्कि देश की सियासत पर उसके सीधे असर की बातें हुई और इसका असर दिखने लगा, खासतौर पर वहां जहां चुनाव होने। सबसे अहम बात यह कि अब दलों का फोकस राज्यों में करप्शन पर यानी भ्रष्टाचार पर है, जिससे आप हम सब परेशान हैं। जो सत्ता में है वो करप्शन पर जीरो टॉलरेंस नीति पर अमल का दावा दोहरा रहे हैं। जो विपक्ष में है वो सत्तासीन दल की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को ढूंढ ढूंढ कर मुद्दा बना रहे हैं, माहौल गरमा रहे हैं। कौन इसमें कितना कामयाब होगा ये तो आप यानी आम जनता तय करेगी, लेकिन सबसे अहम सवाल ये, क्या वाकई दल भ्रष्टाचार पर सीरियस हैं या फिर ये महज चुनावी मजबूरी बनकर सामने आया? इस अहम सवाल और इससे जुड़े कुछ और सवालों को आज डिकोड करने वाले हैं एक बड़े पैनल की डिबेट के द्वारा। और हमारे साथ जो आज विशालकाय पैनल जुड़ा है उसमें मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से दीपक विजयवर्गीय साहब हैं, अब्बास हफीज साहब हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी से उपाध्यक्ष हैं मीडिया कमेटी के, वो अपना पक्ष यहां रखेंगे। साथ ही के.एस. चौहान साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ इकाई के नेता और प्रवक्ता हैं। अभय नारायण साहब हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष छत्तीसगढ़ से रखने वाले हैं। और एक निष्पक्ष राय जो दोनों प्रदेशों और देश की पॉलिटिक्स पर बारीकी से नजर रखते हैं, दिनेश गुप्ता साहब, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सबसे खुलकर इस विषय को हम डिकोड करेंगे, डिबेट करेंगे पहले, और उसके निचोड़ के तौर पर यह विषय अपने आप लोगों की समझ में आएगा। लेकिन उसके पहले पूरे सप्ताह हलचल क्या रही, क्यों इस विषय को हम आज डिकोड के लिए चुन रहे हैं, यह आप इस रिपोर्ट में जान पाएंगे। सभी देखें। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बीते 24 घंटे की ये दो बड़ी घटनाएं हैं। एक शुक्रवार देर रात की तो दूसरी शनिवार दोपहर की। एक आम जनता से सीधे सीधे जुड़ी तो दूसरी पूरी तरह से राजनीतिक। लेकिन इन दोनों तस्वीरों में एक कॉमन बात भी है, एक खास कनेक्शन है और वो है भ्रष्टाचार। दरअसल केंद्र सरकार ने 2000 के नोट के बंद करने के पीछे जो तर्क दिया वो है काले धन के तौर पर बड़े करेंसी नोट का इस्तेमाल होना। तो दूसरी तरफ कर्नाटक में प्रचंड जीत के बाद बंगलुरु में सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। नफरत के बाजार में कर्नाटक ने लाखों मोहब्बत की दुकानें खोली हैं। हम आपको एक साफ सुथरी नॉन करप्ट सरकार देंगे। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने कर्नाटक की जनता से वायदा किया कि वो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। जाहिर है कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया। इसी एक बड़े मुद्दे के इर्द गिर्द कांग्रेस ने अपनी पूरी चुनावी रणनीति बुनी। नतीजा सबके सामने है। कर्नाटक की जनता ने बीजेपी के हिजाब, हिंदुत्व और बजरंगबली के एजेंडे को नकारते हुए कांग्रेस पार्टी को विजयश्री दिलाई। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव है। ऐसे में दोनों राज्यों में कर्नाटक की इस जीत का साइड इफेक्ट दिखने लगा है। चुनाव से ऐन पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान शुरू कर चुकी है, जिसके तहत रायपुर, जांजगीर और अकलतरा में बीजेपी नेताओं ने गौठानों का निरीक्षण किया और कांग्रेस सरकार पर गौठान के नाम पर 1300 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपने तर्कों से बीजेपी को आईना दिखाने का काम किया। 2000 करोड़ से अधिक का घोटाला, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मनरेगा का पैसा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए दिया, उसको गौठान में लगा दिया। और ये पैसे की जो लूट खुलेआम हुई है, आज एक भी गाय कोई दिखा दे तो उसको 1 लाख रुपए का इनाम देगी भारतीय जनता पार्टी। 15 साल की सरकार में तो ना उनको भगवान राम याद आया, ना गाय गौठान की याद आई। आज जब हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है, गांव-गांव में गौठान बन रहे हैं, तो इनको भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों हो रही है? उधर कर्नाटक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता गंवाने के बाद एमपी बीजेपी सख्त रुख अपना रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों को भ्रष्टाचार के मामले पर सख्त रुख अपनाने का निर्देश दिया। प्रदेश में बीते 4 दिनों के भीतर ही 2 बड़ी कार्रवाइयां भ्रष्टाचार के मामले में हुई हैं। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, और उसका उदाहरण एक जो हमारा क्लास 1 अफसर था, उसको हमने कल ही सेवा से बर्खास्त किया है। ये किसी भी कीमत करप्शन को बीजेपी की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इधर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति पर कांग्रेस पार्टी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये तो अब भाजपा की चुनावी मजबूरी। इससे बड़ा झूठ सरकार का नहीं हो सकता है कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस अपना रही है। पूरा प्रदेश
आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। देखिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और पूर्व में भी आपने देखा किस तरह से लोकायुक्त की कार्रवाइयां हुई हैं और भी जगह पे अनेक कार्रवाइयां हुई हैं। बहरहाल कर्नाटक के जनादेश ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक स्पष्ट संदेश दिया। खास तौर पर कर्नाटक में सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी ने सबक लेते हुए अब भ्रष्टाचार के मुद्दे को सीरियसली लिया है। तो यहाँ सवाल ये, क्या दक्षिण की हवा से उत्तर की फिजा वाकई बदलेगी? क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में धर्म से जुड़े मुद्दों के बजाय जनहित के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? क्या वाकई विधानसभा चुनाव 2023 का प्रमुख चुनावी एजेंडा भ्रष्टाचार होगा? चलिए, भ्रष्टाचार जिससे आप हम सब परेशान हैं, जो कि दीमक की तरह पूरी सोसाइटी को और पूरे जो वर्क कल्चर है उसको अपनी जद में ले चुका है। इससे हर सरकार जूझती है, हर सरकार लड़ने का संकल्प लेती है, लेकिन हर बार क्या वो कामयाब होती है, ये जनता से बेहतर कौन जानेगा। दीपक विजयवर्गीय साहब, आप ही से शुरुआत करते हैं। जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि कर्नाटक में 40% के मुद्दे पर हार के बाद सबको इस मुद्दे पर आना पड़ा, लेकिन ये चुनावी मजबूरी है। पक्ष रखें अपना, 90 सेकंड है आपके पास, ओपनिंग स्टेटमेंट आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में बनी, उसके बाद ही भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हुई और हमने हमेशा से जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। मध्य प्रदेश में जितनी भ्रष्ट अफसरों की या कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, मैं समझता हूं देश भर में कहीं नहीं हुई है। और कांग्रेस के लोग आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहां लोग पकड़े जाते हैं तो इनको लगता है कि मुद्दा मिल गया है, लेकिन हमने सबसे ज्यादा लोगों को पकड़ा है। जाहिर तौर पर भाजपा की सरकार इस मामले में सख्त रवैया रखती है और ये सबूत है अपने आप में कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी राज्यों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई मध्य प्रदेश में हुई है। चलिए, आपने अपनी बात रखी। अब्बास हफीज साहब, आप भी अपनी बात रखिए। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कार्रवाइयां हुई हैं, इसीलिए कांग्रेस को दिखता है कि यहां भ्रष्टाचार हुआ है। साउथ में आप अपनी सरकार बनने पर कहते हैं जीरो टॉलरेंस होगा, जबकि बाकी जगह बीजेपी आपकी सरकारों के वो ढूंढ रही है कि लूप होल्स ढूंढ रही है, कहां भ्रष्टाचार हुआ ढूंढ रही है। मध्य प्रदेश से शुरुआत कीजिए। सरकार के काम क्या आपको लगता है जीरो टॉलरेंस नीति पर चल रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है पुनीत जी कि भ्रष्टाचार के आज राग को अलापने की जरूरत शिवराज जी को क्यों पड़ी, इसकी तह में जाना पड़ेगा। कर्नाटक में बीजेपी को झटका लगा, करप्शन के नाम पर उनकी सरकार चले गई। करप्शन का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने बाद में लिया है, उससे पहले वहां के ठेकेदारों ने उठाया था। बीजेपी ये कुछ कार्यकर्ता थे जिसके अंदर एक कार्यकर्ता ठेकेदार ने आत्महत्या की थी और उसने आरोप लगाया था बीजेपी के एक वरिष्ठ पूर्व मंत्री या उप मुख्यमंत्री जो ईश्वरप्पा साहब के ऊपर, और उसमें जिनको मोदी जी ने फोन भी किया था कि वो आरोप जो था, सुसाइड नोट जो था, वो बहुत गंभीर था। अब यहाँ मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में डर सताने लगा है शिवराज सरकार को अंतिम महीनों में अपने कि भ्रष्टाचार जिस तरह से पूरे प्रदेश में बढ़ा है उससे जनता परेशान है और ये मुद्दा जनता के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है जिसको लेकर चिंता इनकी बढ़ रही है। मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि भ्रष्टाचार के नाम के ऊपर अधिकारियों पर तो हमने कार्यवाही लीपापोती के लिए देखी है छोटी छोटी मछलियों पर। यहाँ कहा जाता है बड़ी बड़ी मछलियों पर कार्यवाही कब होंगी, लेकिन हमारा सवाल यह है कि जिस विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है क्या मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या मंत्री के विभाग पे अगर आरोप लगता है तो क्या मंत्री महोदय किसी के ऊपर कार्रवाई करी है? इस पूरे दो दशक की सरकार ने, शिवराज जी की यूपीए की सरकार थी, दीपक जी हमारे साथ अभी एक चर्चा में थे, उस वक्त भी ये बात हुई थी कि यूपीए की सरकार में जहां आरोप लगते थे केवल आरोप के ऊपर मंत्रियों के इस्तीफे हो जाते थे और उसके बाद जांच में उनको बीजेपी की सरकारों में दोषी नहीं पाया गया। हमारे ऊपर आरोप लगा है कमलनाथ जी की सरकार पे इन्होंने 15 महीने की भ्रष्टाचार की। आज 3 साल हो चुके हैं सरकार को, एक भी भ्रष्टाचार का मामला सिद्ध नहीं कर पाए। चलिए, विस्तार देंगे, अब्बास हफीज साहब विस्तार देंगे, आपकी बातों का विस्तार देंगे। थोड़ा सा ओपनिंग स्टेटमेंट सबसे ले लेते हैं। यहाँ के.एस. चौहान साहब, भारतीय जनता पार्टी अब करप्शन को ढूंढने निकली। कांग्रेस पार्टी कहती है धर्म धर्मांतरण, इससे जुड़े मुद्दे जब फ्लॉप हो गए तब आपको भी असल मुद्दों पर आना पड़ा। ये भी कर्नाटक जीत का एक साइड इफेक्ट वो बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसको धर्म बोलती है, कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता को, किसी भी पदाधिकारी को धर्म के बारे में मालूम ही है कि ये धर्म होता क्या है। देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो सही होता है वो धर्म होता है। बाकी जिसको वो धर्म बोलती है वो कौम है जिसका नाम ये लेती है। और दूसरी बात ये, जिस भ्रष्टाचार के मामले में बोलती है तो अपना काज सो महाकाज ये बोलती है। और आज
जो ये घोषणा करते हैं कि हम 1 घंटे में बैठक लेंगे और 5 पास कर देंगे, ऐसी घोषणा 2018 में भी इन्होंने की थी। क्यों की थी वो सब जानते हैं कि 6 महीने के बाद 2024 लोकसभा चुनाव था, इसलिए इन्होंने की थी। और उसके बाद जैसे ही ये चुनाव हारते हैं उसके बाद इनका कोई भी वादा पूरा नहीं होता है। अब 4.5 साल तक इंतजार करते हैं और उसमें भी लीपापोती करते हैं और उसमें भी कंडीशन लगा देंगे। अभी देखिए तो सही, अभी 5 इनके जो वादे हैं इनको पता चलेगा कि, और जनता को भी पता चल जाएगा कि इसमें कितनी लीपापोती होगी। आपने 2500 का वादा किया, उसमें से 90% युवा बेरोजगारों को हटा दिया। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे हमारे प्रवक्ता, तो क्या आप कॉमनवेल्थ का भ्रष्टाचार भूल गए? क्या कोयला घोटाला 2012 जो 1.86 लाख करोड़ का था, क्या वो भूल गए आप? सत्यम का घोटाला भूल गए, शारदा घोटाला भूल गए, नेशनल हेराल्ड घोटाला भूल गए। चौहान साहब एक पॉइंट उन्होंने उठाया कि वहां हमने आरोप लगने के बाद में हटा दिया। चलिए उस पर आएंगे डिटेल में, और जरा सभी से ओपनिंग स्टेटमेंट ले लें। सबके पास में एक निश्चित वक्त है। अभय नारायण साहब उत्तर दीजिएगा और साथ ही साथ इस बात का भी उत्तर दीजिएगा कि भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए अब विपक्ष निकला है, अभियान चला रहा है, शुरुआत गौठान से कर रहा है। कि भारतीय जनता पार्टी को 4.5 साल में ना तो नेता मिला, ना मुद्दा मिला, और न सरकार के किसी भी योजना के खिलाफ कोई सबूत के रूप में बात कर सकते हैं। 4.5 साल के बाद जब हाईकमान इनको लगातार डंडा लगा रहा है, प्रभारी बदल बदल के भेज रहा है, तो अब माथुर साहब ने गांव की ओर भेजा है। हम सब तो स्वागत कर रहे हैं कि गौठान आए, खेतों में आए, किसानों से मिले, वो बताएंगे कि 15 साल की सरकार फिर हम कितने तंग थे और इस 4.5 साल की सरकार में हम कितने खुश हैं। गौठान की समझ नहीं है, गांव की समझ नहीं है, गांव की आर्थिक प्रगति दिखती नहीं है। और कर्नाटक की जनता ने तो स्पष्ट संदेश दिया है, जो संदेश 18 में रमन सिंह सरकार को दिया गया था कि कमीशन की सरकार नहीं चलेगी। रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं के बीच कहा था रायगढ़ में कि कार्यकर्ता अगर 1 साल कमीशन नहीं लेंगे तो हमारी फिर सरकार बन जाएगी। तो वही कर्नाटक में आया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट पड़े, केंद्र सरकार के खिलाफ वोट पड़े, मोदी और अमित शाह के घमंड के खिलाफ वोट पड़े, और वहां जनता की सरकार बनी, कांग्रेस सरकार बनी। आज राहुल जी ने जो वादा किया वो वादा छत्तीसगढ़ में हम पूरा कर चुके हैं, और पूरा करने के बाद जो हमारा काम है वही छत्तीसगढ़ मॉडल है, और उसी छत्तीसगढ़ मॉडल के हिमाचल और कर्नाटक में जीत हो रही है। उन 5 वादों में से जो काम यहाँ हो चुके वो वादे भी हैं। तो राहुल जी ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे, हम छत्तीसगढ़ में भी दे रहे हैं। चलिए मॉडल के ऊपर तो हम फिलहाल बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन हाँ जो करप्शन है, करप्शन पर मुहिम के ऊपर जरूर चर्चा कर रहे हैं। दिनेश गुप्ता साहब, आपने दोनों प्रदेशों के पक्ष की डिबेट को सुना और कई बार पहले भी ये चर्चा छिड़ चुकी है। अब हम जिन विषयों को कहते हैं कि असल मुद्दे जिन पर चुनाव होना चाहिए, क्या करप्शन 23 में बड़ा मुद्दा बनकर इन दोनों स्टेट पे सामने आएगा, या ये फिलहाल जैसा हम कह रहे हैं कि साइड इफेक्ट है कर्नाटक का, कुछ वक्त बाद पुराने वही परंपरागत मुद्दे, भावनात्मक मुद्दे वो लौटेंगे? जी, करप्शन अभी भी मुद्दा है और अंडर करंट है। इसको पढ़ना चाहे तो शायद राजनीतिक दल पढ़ ले। जिस हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं उसमें करप्शन भी एक चीज होती है। और जब बड़े बड़े अधिकारी, जो आपको यदि कोई भी जांच एजेंसी पकड़ती है, किसी भी राज्य में पकड़ती है, तो सरकारें अपना श्रेय लेती हैं। तो सरकारें ये अपनी नाकामियां भी बताएं कि ये इनके कारण भ्रष्टाचार ये हुआ, इतनी बड़ी राशि को जमा कर चुके। आप देखिए 2013 में मध्य प्रदेश में ये नारा था कि 0 टॉलरेंस रहेगा। लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए कानून बनाया गया कि इनकी जो भी भ्रष्ट अधिकारी होंगे उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। लेकिन उसका असर क्या हुआ? जो आप निचले स्तर के अधिकारियों पर आपने कोई कार्रवाई की और ये जो है अपना पल्ला झाड़ लिया। जो करप्शन है जिसमें बहुत शिकायतें नहीं होती है, जनता जाती है, लोक सेवा केंद्र में जाती है, अपने काम के लिए जाती है, कलेक्ट्रेट जाती है, लेकिन उनका काम नहीं होता। छोटी छोटी चीजों के लिए उन्हें परेशान होना पड़ता है। यही एंटी इनकम्बेंसी है जिसका असर है, और इसको हम धर्म से ढकने की कोशिश करते हैं। चाहे किसी भी राज्य में आप देखिए, आप धर्म जो है के जरिए सारे मुद्दों को दबाने की कोशिश होती है। वो जनता के चाहे विकास के मुद्दे हों या उनकी जो है आवश्यक
चीजों के मुद्दे और पानी बिजली जैसी जो चीजें हैं उनकी, उनसे जुड़े हुए हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों को ढकने की कोशिश होती है एक अकेले धर्म से, और बाकी चीजें जो है गौण हो जाती है। धर्म चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, अब ये वास्तविकता है कि आज की तारीख में अगर बड़ा आश्चर्य होता है कि इस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ा भी जाए, जीता भी जाए, और ये एक उदाहरण केवल एक स्टेट तक सीमित रहेगा या बाकी के स्टेट जहां चुनाव ने वहां भी आगे आएगा, ये वाकई एक अपने आप में अध्ययन का भी विषय है, क्योंकि इस विषय के ऊपर कोई चर्चा खुलकर करता नहीं, करता तो चर्चाओं तक सीमित रह जाता है। फिलहाल अब्बास हफीज साहब विपक्ष में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में है, वहां पर यह कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि हमने अपने एक क्लास 1 ऑफिसर को हटा दिया, नौकरी से ही हटा दिया, ये हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है और इसी पर हम काम करेंगे। क्यों लगता है कांग्रेस पार्टी को कि दिखावा है? कांग्रेस पार्टी अपना एक आरोप पत्र लेकर आएगी पुनीत जी, और उस आरोप पत्र में हम तथ्यात्मक बात करेंगे कि कहां कौन सा घोटाला किया, किस विभाग में हुआ। मध्य प्रदेश की सरकार का आज की तारीख में कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आपके दर्शक देख रहे होंगे और उसको महसूस करते हैं वो, और खास तौर पर ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं वो रोजाना सिस्टम से लड़ रहे हैं, उनको किस किस जगह पे कितना कितना क्या क्या करना पड़ रहा है वो अच्छे से जानते हैं। लेकिन यहां मैं फिर कहूंगा कि क्या मंत्रियों की कोई जवाबदेही नहीं है? क्या जिम्मेदार सरकार के पदाधिकारियों की कोई जवाबदेही नहीं है? छोटी मोटी कार्रवाई करके भ्रष्टाचार के ऊपर लीपापोती कर देना, चुनाव जीतने के लिए इस तरह का एक बयान दे देना कि मैं जीरो टॉलरेंस नीति के साथ चलता हूं, वो मध्य प्रदेश जिसको न जाने कितनी बार भ्रष्टाचार की वजह से शर्मसार होना पड़ा बीजेपी की सरकार के अंदर, ये जनता भी जानती है और हम सब जानते हैं। आने वाले समय के अंदर जनता तय कर देगी। एक तरफ 2 दशक की सरकार का भ्रष्टाचार है और एक दूसरी तरफ है 15 महीने की पर एक मॉडल देने की कोशिश अब्बास साहब वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने एक अपने क्लास 1 ऑफिसर को बर्खास्त ही कर दिया जो मदद ही पहुंचा रहा था, और ऐसे हाल के 2 मामलों का वो सामने जिक्र करते हैं और कहते हैं कि ये देखिए ये हमारी नीति है। पुनीत जी 4 बार के मुख्यमंत्री को अगर 1-2 कार्रवाइयों का जिक्र करना पड़े अपनी नीति बताने के लिए, वो भी चुनावी साल में अंतिम 4-5 महीने के अंदर, तो आप समझ लीजिए जनता को एहसास भी नहीं है कि उन्होंने कोई कार्रवाइयां भी की हों। जनता उनको इस छवि से नहीं देखती है, वो इसको अच्छे से जानते हैं। अगर वाकई में कार्रवाइयां की होती तो मध्य प्रदेश के अंदर आज ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती जो उनको बताने की जरूरत पड़ रही है। वहां कर्नाटक का चुनाव हारे और यहाँ ये बयान देना पड़ा और उसको दिखाना पड़ा और फैलाना पड़ा, जिसमें वो ये कहते हैं कि चूंकि हम यहां पकड़ते हैं, कार्रवाइयां करते हैं, इसीलिए आपको दिखता है, इसीलिए आप ये सारी बातें करते हैं। देखिए, ये कार्रवाइयां किसने देखी हैं, किसने सुनी है? ये कार्रवाइयां इक्का दुक्का कभी कभार हो जाना। शिवराज जी ने कह दिया, मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं, तो लोग इसको सच मान लेंगे क्या? लोग खुद देखते भी तो हैं कौन सी बहुत बड़ी सारी कार्रवाइयां हो गई करप्शन के खिलाफ, हम सब जानते हैं। 2 दशक में 2 कार्रवाइयों के भरोसे हैं। देखिए, ऐसा है, मुझे इतना कहना है, नहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने तो सैकड़ों कार्रवाइयां की हैं, सैकड़ों कार्रवाई किए हैं, सैकड़ों लोग टर्मिनेट हुए हैं और सारा का सारा चीज जनता के सामने है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बताए कि इनके 40 साल के शासन में इन्होंने क्या कार्रवाई की। हमारे 20 साल के शासन के पहले इनके अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री होते थे, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री होते थे, श्यामाचरण शुक्ला मुख्यमंत्री होते थे, मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री होते थे। उनकी टोटल कार्रवाई देखिए, नंबर ऑफ केसेस कितने सामने आए भ्रष्टाचार के वो देख लीजिए, और हमने कितने गुना कार्रवाई की है वो देख लीजिए। और मैं तो कह रहा हूं पहले रविशंकर शुक्ल के जमाने से देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी इस देश में भ्रष्टाचार की जनक है। इस देश में सारे भ्रष्टाचार को जो व्यापीकरण किया गया है वो कांग्रेस के लोगों ने किया है, और कांग्रेस 3 बार पतन के रास्ते पे पहुंची है। पहली बार गुजरात का जो नवनिर्माण आंदोलन हुआ, वो आंदोलन इसलिए हुआ था कि कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार को नीचे तक पहुंचा दिया था, और इसीलिए इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी लगानी पड़ी और कांग्रेस के पतन का पहला द्वार खुला। दूसरी बार बोफोर्स मामले में खुद राजीव गांधी भ्रष्टाचार के मामले में आ गए थे और वो फाइल इसलिए बंद हुई। भ्रष्टाचार तो हुआ, सारा रिकॉर्ड पे है, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड पे है, लेकिन राजीव गांधी जी नहीं रहे और इसीलिए वो फाइल बंद हुई। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पतन का दूसरा रास्ता खुला। और तीसरी बार जब 2013-14 में कांग्रेस की 10 साल की सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, सैकड़ों मामले हुए, लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ और जनता ने हफीज साहब उत्तर दीजिए, राजनीति से इनकी प्रासंगिकता खत्म करने की कोशिश कर दी। तो कांग्रेस के लोगों को ऐसा लगता है कि मुद्दा है कि कांग्रेस पार्टी पे जब जब आरोप लगे, कांग्रेस पार्टी ने हिम्मत करके, बड़ा दिल दिखा के और सच्चाई का साथ देते हुए जेपीसी का गठन किया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने हमारे ऊपर लगे आरोपों की जांच करी है, जिसके बाद भी कुछ नहीं पा सके, और उसके बाद इनकी सरकार आई
9 साल की सरकार है, कोई एक केस सिद्ध नहीं कर पाया उस करप्शन का। लेकिन आज एक उद्योगपति के लिए, एक क्रोनी कैपिटलिस्ट के लिए ये पूरी सरकार झुक चुकी है। ये पूरी सरकार जो है सदन को खत्म रोक देती है कार्यवाही से आगे करने के लिए, एक शब्द नहीं निकलता उस उद्योगपति के ऊपर, और जेपीसी की मांग की सुनवाई तक नहीं की जाती है। इतिहास का एक बड़ा घोटाला, उसके लिए बीजेपी के नेता, प्रवक्ता एक उद्योगपति के प्रवक्ता बन के रह जाते हैं। बीजेपी के मंत्री जो संविधान की शपथ में बैठे हैं उस उद्योगपति के समर्थन में बयान देते हैं, जिसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरोप लगे हैं, और जो कांग्रेस पार्टी शुरू से लगाई आई है, और उसका सिर्फ जो निराकरण था वो यही था कि उस उद्योगपति के खिलाफ जेपीसी की ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जांच गठित की जाती, और नहीं हो पाई। वो कांग्रेस पार्टी जो हथियार के दलालों के अकाउंट, सीज अकाउंट को खोल देती है। मैंने ये कॉर्पोरेट के अकाउंट, लाखों अकाउंट जिसको सीबीआई ने सीज कर दिया था। 2004 में कांग्रेस पार्टी सरकार बनने के बाद कॉर्पोरेट के अकाउंट खोले गए, जिससे दलाली का जो पैसा है वो कॉर्पोरेट के हाथों में पहुंच चुके। वो कांग्रेस पार्टी अगर साल की सरकार किसी भी व्यवसायी पे आरोप लगाती है तो हास्यास्पद है। 9 साल क्योंकि भ्रष्टाचार की कैसी निकम्मी सरकार है जो कुछ भी सुध नहीं कर पाती है, लेकिन जो कुछ भी सुध नहीं कर पाती है। कांग्रेस के एक नेता को जेल में नहीं डाल पाए, ऐसी सरकार है कि दूसरों को आरोप लगाकर न मध्य प्रदेश में न देश में, लेकिन एक उद्योगपति के आगे झुक गए। एक उद्योगपति वैसे बहस केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, थोड़ा सा यहाँ आते हैं, इधर भी आते हैं। के.एस. चौहान साहब, ये सवाल आपसे भी है। पहले आपने एक डेटा दिया, एक आरोप लगाया 1300 करोड़ का। कल तक बीजेपी नेता कहते थे कि गौठान सिर्फ कागजों पर है, कुछ है नहीं। आज आपके तमाम नेता, दर्जनों नेता निकले और दर्जनों गौठान का फिजिकल निरीक्षण कर रहे हैं। जनता के बीच में कांग्रेस से कह रही कि आपको चुनाव में मजबूरी में इस करप्शन के मुद्दे पर आना पड़ा, धर्मांतरण छोड़ करके, और पहले आप आरोप लगाते हो, बाद में उसके लिए डेटा कलेक्ट करने निकलते हैं। क्या ये केवल चुनावी है? ये तो हमेशा यही बोलते हैं कि जो भी मुद्दा लेके आइए तो वो ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ये आज मुद्दा लाए हैं, दूसरी बार दूसरा कोई मुद्दा लाएंगे, तीसरी बार कोई तीसरा मुद्दा लाएंगे। पीएम आवास योजना ले लीजिए, अनियमित कर्मचारी ले लीजिए, शराबबंदी ले लीजिए, शराब घोटाला ले लीजिए, कोयला घोटाला ले लीजिए, ये सब पे बोलते हैं कि मुद्दा लेके आइए। मुद्दा होता ही है। 2500 जो बेरोजगारी भत्ते का जो दे रहे थे वो भी मुद्दा है। जो रोड में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं उतरी, पूरे आवाम उतरी, हमारे माताएं बहनी उतरी, हमारे छत्तीसगढ़ का कोई जनता नहीं पहुंची। मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आपको भी समय मिलेगा, पूरा समय झूठ मत बोलिए ना। और दूसरा झूठ, अरे तो झूठ कौन सा है? ये तो वीडियो और फोटो में सब है। इसी प्रसिद्ध चैनल में दिखाया गया है कि कैसे रोड में बैठे हैं और आप भेंट मुलाकात के लिए बाहर जा रहे हैं। आपको भेंट मुलाकात करने की जरूरत नहीं है, आपके रायपुर में ही यहाँ पर आके बैठेंगे, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, बेरोजगार बैठते हैं, कर्मचारी जो 50 साल से आज तक कोई भी 50 साल से ऐसी कर्मचारियों की हड़ताल नहीं हुई। आपने क्या है हड़ताल? अभी हड़ताल हुई, चुनाव लड़ेंगे। अरे चुनाव बाद में लड़ लेना, चुनाव बाद में लड़ लेना। पहले आप ये बताइए, अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, क्या आपका चलिए एक भी ऐसा आता हूँ, आप दोनों के पास लौट कर आता हूँ। चौहान साहब आपके पास, नारायण साहब आपके पास भी आता हूँ। एक यहाँ ब्रेक लेना मजबूरी है, छोटा ब्रेक ले लूं, आऊंगा, आप ही दोनों शुरू करूंगा। मुद्दे क्या है करप्शन? तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पार्टियां बहस कर रही हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आंदोलन छेड़े जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस नीति का एक बार फिर हवाला दिया जा रहा है। क्या ये कर्नाटक नतीजों का साइड इफेक्ट है या ये आगे तक जारी रहने वाला है? जानकार ये भी मानते हैं कि दरअसल इस तरह के मुद्दे कहीं ना कहीं बाद में सेंटिमेंटल मुद्दों से ढक जाते हैं, इन पर असल वोटिंग नहीं हो पाती, जैसी कि कर्नाटक में बताई जा रही। इसी विषय पर हम दोनों प्रदेशों के प्रवक्ताओं से सीधे चर्चा कर रहे हैं। इसे डिकोड करने के लिए छत्तीसगढ़ पर वापस लौटते हैं। अभय नारायण साहब, विपक्ष निकला है सरकार के करप्शन को ढूंढने के लिए और कई घोटालों का जिक्र यहां चौहान साहब ने अभी इस मंच पर किया है। क्या सरकार को कोई डर है कि चुनाव के इस वक्त में ये जो अभियान चल रहे हैं वो आपकी पोल खोलेंगे? पुनीत जी, विपक्ष निकला है अपनी कमी छुपाने, और विपक्ष कहां जा रहा है? जिन गौठानों को हमने बनाया, जिन गौ माता की सेवा करने का हमने काम किया, वही जा रहा है। हमारा मॉडल है,
आइए, आपका स्वागत है। और 1300 करोड़ 1400 करोड़ का जो ये पहाड़ा है वो छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है कि 15 साल के पहले तो ये फिगर कहां से आया, ये 1300 का फिगर कहां से आया, सरकार को क्या लगता है? हमने ये सवाल विपक्ष से भी पूछा है। ये आरएसएस के नागपुर से आता है कि आप एक ही झूठ को 100 बार बोलो। इनको ना गौठान पता है, न गौठान के काम पता है। चौहान साहब आप ही बताएं कहां से आए 1300 करोड़ का फिगर? प्रभारी बदलते रहे, अध्यक्ष बदलते रहे, नेता प्रतिपक्ष बदलते रहे। आज इनको विधायक बनने के बाद आंकड़ा सत्ता में आने के जो कि हर गोठान को देख के लगाया गया है। लगभग 10,000 गोठान बोलते हो आप लोग, उसमें आप लोग कितना खर्चा कर रहे हैं उसके हिसाब से ये लगाया गया है। और अब आपके सामने वीडियो भी आएगा और फोटोज भी आएंगी कि ये 1300 करोड़ से घोटाला ऊपर चले गया। आप बोलते हो छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी, मैं आपको बताता हूं, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी शराबी, जुआ, सट्टा और बलात्कारी। आज मैं बता रहा हूं और बता रहा हूं मनमानी करा थे अधिकारी और घोटाला करा थे सरकारी। चौहान साहब मुख्यमंत्री मारा थे लबारी का देख के खुश हुई छत्तीसगढ़ महतारी। अरे भाई के संगवारी जनता कहा थे गारी, भारतीय जनता पार्टी लाभो ये पारी। तो हाँ, आप मन के जो ये आप लोगों का जो झूठ है ना, अरे कितना झूठ बोलेंगे आप लोग। एक बात बताइए, अभी सरकारी कर्मचारियों को आप लोग प्रेशर नहीं दे रहे हैं? सरकारी कर्मचारियों को आप लोग प्रेशर नहीं दे रहे हैं कि आप खाद लेके जाइए? क्या किसानों को अपनी वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रेशर नहीं दे रहे हैं तभी दूसरी खाद मिलेगी? क्या किसानों को ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हमारी सड़ी गली मिट्टी वाली मिली हुई खाद लेके जाइए? चलिए एक दो बातों का सीधे उत्तर लेते हैं, मिलेगा थोड़ा सीधा उत्तर लेते हैं। एक मिनट नारायण साहब, एक मिनट एक बात आप बताएं, यहां विपक्ष भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निकल रहा, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छी तरह से जाएं, देखें, ये विपक्ष का दायित्व है। लेकिन 2-3 बातें, अभी आप यहां वर्मी कंपोस्ट खाद का जिक्र कर रहे हैं, सरकार कहती वो हमने खाद बनाई गौठानों में, अगर ना बनाई होती तो आप किस में कमियां निकाल रहे हैं? दूसरी बात, कल तक आप जिन गौठानों को पूरी तरह कागजी बता रहे हैं, आज उन्हीं का निरीक्षण करते हुए तस्वीरें, वीडियो सामने आ रहे हैं। थोड़ा जनता भी कंफ्यूज है कि ये हो क्या रहा है। ये पहले आपने आरोप लगा दिया, अब उसके लिए पड़ताल करने निकले, या पहले होमवर्क किया था? पुनीत जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कंफ्यूज्ड ना रह जाए। हम कंफर्म्ड करने के लिए और जनता को कंफर्म्ड करने के लिए और निकले, क्योंकि जनता फैक्ट मांगती है। हमको तो कंफर्म था ही, ये तो जनता पूछ रही, पहले फैक्ट थे नहीं आपके पास। हमको तो कंफर्म था ही, लेकिन इन्होंने अपने बयानों से, अपनी बातों से, अपने एजेंडे से, अपने जो बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं उनसे उन लोगों को कंफ्यूज्ड किया। अभी कंफ्यूज्ड के लिए, कंफर्म्ड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी फिर से निकली है और ये अपने गुंडों को वहां पर तैनात रखे हुए हैं। क्यों वहां पर हम लोग वहां पर किसी चीज को कंफर्म न कर पाए? ठीक है, क्यों जरा उनका भी उत्तर वहां पर नारायण साहब, क्या कांग्रेस पार्टी ने डर से वहां किन्हीं गुंडों को लगा रखा है, जैसा आरोप लगा रहे हैं गंभीर? झड़प क्यों हुई? क्या कर रहे थे आप लोग? को गालियां दे रहे थे? हम तो सिर्फ वहां पर यथार्थ देखने गए थे। आप लोग क्यों आ गए और हमारे को क्यों रोकने लगे? क्यों क्या वहां पर ऐसी कोई बात थी कि जिसका फोटो और वीडियो लेना नहीं था उचित? ऐसा था? आपके गुंडे वहां पर जाके बोलते हैं कि यहाँ पर फोटो वीडियो मत लीजिए। ये है आपका। आप अगर सच्चे होते तो आप बोल के रखते, आइए वीडियो फोटो लीजिए। अरे आप खुद वीडियो फोटो लेके आप डाल देते। चलिए ठीक है, ये दो दिन से बहस का मुद्दा बना हुआ है जब से आपने ये अभियान शुरू किया। लेकिन मूल में करप्शन, एक मिनट विजयवर्गीय साहब, जहां पर भी सरकारें हैं जिनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें खामियां विपक्ष निकालता है। ये जो जीरो करप्शन की पॉलिसी है, इस जीरो करप्शन पर आपने कहा शुरुआत से हमारी सरकार ने काम किया, और कांग्रेस कहती कि उसके पास बाकायदा आरोप पत्र तैयार है, तथ्यात्मक तरीके से बात करेगी। क्या इसीलिए सरकार को एक्टिव होना पड़ा जैसा कांग्रेस कहती?
देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी की इस संबंध में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ना इनकी कोई कहने का कोई मतलब है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2003 में हमको क्यों आप कह रहे हैं ऐसा, विपक्ष में है वो, क्यों क्रेडिबिलिटी नहीं? ऐसे भ्रष्टाचार हुए दिग्विजय सिंह के जमाने में कि नहीं, क्रेडिबिलिटी इसलिए नहीं है कि इन्होंने सरकार नाम की चीज ही खत्म कर दी थी। मध्य प्रदेश से सड़कें गायब हो गई थी, मध्य प्रदेश में बिजली की आपूर्ति गायब हो गई थी, और ऐसी स्थिति थी कि जैसे उज्जैन जिले का एक मामला बताता हूं दिग्विजय सिंह के जमाने का, 50,000 तालाब खुदे और गायब हो गए, सबका पेमेंट हो गया। तो ऐसी भ्रष्टाचार की जो पृष्ठभूमि के साथ हमारी सरकार आई थी, और इसलिए हमने पहले दिन से कि जो भी सरकार का एक पैसा भी खर्च होता है तो उसकी जवाबदेही हो कर्मचारियों पे, अधिकारियों सब पे, ऐसी संस्कृति विकसित करने का हमने प्रयास किया है। पिछले 20 साल में हमको खुशी है इस बात की कि हमने बेहतर जवाबदेही के साथ जो पूरा एग्जीक्यूटिव है, पूरी नीचे से लेकर ऊपर तक कर्मचारी हैं, जाहिर तौर पर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। वो कह रहे हैं एक क्रेडिबिलिटी नहीं, आप जवाबदेही तय की है और तय की है, और हमने सुनिश्चित किया है कि जहां पर भी कोई मामला आता है सख्त कार्रवाई हो। इसलिए मैं फिर दोहराता हूं कि देश भर में सबसे ज्यादा सख्त कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार ने की है। अगर क्रेडिबिलिटी नहीं होती, साख नहीं होती, 2018 में जनता इनको ना चुन के हमें नहीं चुना होता जनता ने, फिर क्या परिस्थितियां बनी और उससे किसकी साख बिगड़ी वो सब जानते हैं अच्छे से, किसकी क्रेडिबिलिटी चले गई। लेकिन 2-3 बातें क्योंकि दीपक जी ने कही तो मैं उसको साफ कर देता हूं। जो दुष्प्रचार है भाजपा का, आगे सड़कें नहीं थी, सबसे ज्यादा मैं दिग्विजय सिंह जी से आप कभी भी पूछेंगे उन्होंने यही कहते हैं कि 12,000 किलोमीटर की स्टेट हाईवे हमने बनाने का काम किया दिग्विजय सिंह जी की सरकार के अंदर। लेकिन अगर सड़कों की स्थिति खराब थी, बद से बदतर थी, वो नेशनल हाईवेज की थी, और छत्तीसगढ़ भी कोई काम से जुड़ा हुआ था उस दौर के अंदर। ये अनडिवाइड मध्य प्रदेश था, और सबसे ज्यादा बुरे हाल थे अटल जी की सरकार के कार्यकाल के अंदर नेशनल हाईवेज की। भोपाल के आसपास मध्य प्रदेश में सबसे खराब सड़क थी सागर और भोपाल जो जोड़ती है, नेशनल हाईवे 146। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स वहां पर हुआ करते थे, बहुत ही बुरे हाल थे। जब मनमोहन जी की सरकार आई है, यूपीए सरकार आई है, सड़कों का हाल तो उस समय बीएसपी बड़ा मुद्दा बना था। साहब में उतने पुराने दौर में अगर आप जाएंगे तो बिजली सड़क पानी एक बड़ा मुद्दा बना था। सुन लीजिए, आप ही से कह रहा हूं, बिजली सड़क पानी बड़ा मुद्दा था। ना केवल वो बल्कि नागपुर हाईवे की भी बहुत खराब स्थिति थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने भी निवास किया। एक बड़ी बात है, यहां पर विपक्ष जो है निकला है गौठानों को चेक करने, फिजिकली जा रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी ने ऐसी कोई मुहिम चलाई है कि जो तस्दीक करे, जनता के बीच हो, जनता के सामने हो, या ये आरोप पत्र जैसा बीजेपी कहती है एसी रूम में बैठकर बन रहा है? देखिए, ना तो इनके पास छत्तीसगढ़ में नेतृत्व है, ना विपक्ष के नाम पे कुछ वहां बचा है, साख ये पूरी तरह से खो चुके हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की मैं अगर बात करूं, ये तो इवेंट बाजी कर रहे हैं। हमने यहाँ गौशालाओं में जाके निरीक्षण किया, और गौशालाओं में भोपाल के नजदीक सीएम हाउस से 10 किलोमीटर की दूरी पे जो कंकाल निकले गौशाला के अंदर, वो एक बड़ी संख्या में थे, जिसके बाद बहुत जल्दी प्रशासन आया, आपकी सरकार में कंकाल निकलते हैं गौशालाओं से, निकाला गया, और जगह जगह के ऊपर ये सब चीजें देखी। कहां पर निकले हैं, कहां पर निकले हैं कंकाल, कहां निकले हैं कंकाल? भोपाल में बीजेपी की सरकार में, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार में। अभी जो आप बोल रहे थे कि रोडों की हालत बोल रहे थे अब्बास जी, तो मैं आपको आपका नॉलेज दुरुस्त कर दूं। वो तो बात 2014 के पहले 50,000 किलोमीटर बनी थी सड़कें, और 2014 के बाद आज 9 सालों में 50,000 किलोमीटर बनी है। सुनिए, 2014 में आप 13 किलोमीटर पर डे आप सड़कें बनाते थे, आज 38 किलोमीटर पर डे बनती है। आज की तारीख के अंदर जिस हिसाब से कर्जा बढ़ा दिया, जब आप रोड की बात कर रहे हैं, रोड के नाम थोड़ा गौशालाओं पर आ जाए, थोड़ा गौशालाओं पर आ जाए, थोड़ा गौशालाओं पर आ जाए। तो मध्य प्रदेश में जवाब साहब कहता हूं, गौशालाओं के बारे में उन्होंने आप पर गंभीर आरोप लगाए, जहां आपकी सरकार है वहां गौशालाओं की स्थिति क्या है? दीपक साहब उत्तर देंगे। प्रचार की भेंट चल रही है, दीपक साहब उत्तर देंगे गौशालाओं की स्थिति पर, पता चल रहा है। दीपक साहब जी देखिए, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में गौवंश के ऊपर जो सारा संकट है वो इस वजह से, क्योंकि दिग्विजय सिंह सरकार ने मध्य प्रदेश में जो अविभाजित मध्य प्रदेश था, जिसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों शामिल हैं, दोनों जगह प्रदेश के 80,000 गांवों में से गौचर भूमि को खत्म कर दिया,
और भ्रष्टाचार की जो जमीनें हैं वो अपने अपने जो समर्थक थे उनको बांट दी। इस प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इतनी लूट हुई है, गौचर की भूमि खत्म कर दिया रिक्वेस्ट ने, और इसीलिए कांग्रेस के सामने संकट पैदा हुआ है। कांग्रेस पार्टी सरकार शताब्दी तक भुगतती रहेगी। बहुत बड़ा पाप किया दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस के सामने जो भी संकट है वो दिग्विजय सिंह के कारण है। चलिए, लेकिन ये सवाल तो उठता है विजय वर्गीय साहब, दिग्विजय सिंह के सरकारों का बार बार जिक्र चल रहा है, और उतने पुराने इसके बाद में कितनी टर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की रही? क्या इसके बाद में ऐसी कोई भी गौशाला होना चाहिए थोड़ा सा, जिस पर यहाँ विपक्ष अभियान चला रहा है? मैं 1 मिनट दिनेश जी से एक टिप्पणी लेना चाहूंगा। दिनेश जी, क्या कोई भी पक्ष इस मामले में अपने आप को पाक साफ बता सकता है? आता हूं विजय वर्गीय साहब, आऊंगा आपके पास। बिल्कुल नहीं पुनीत जी, क्या होता है, बड़ा अफसोस होता है जब हम नेताओं को अफसरों के कुकृत्यों के लिए उनका बचाव करते थे, नेता उनका बचाव करते हैं। वो बहुत बड़ा। आता हूं विजय वर्गीय जी, आता हूं 1 मिनट, दिनेश जी को भी सुन लें। जितने मामले हैं छत्तीसगढ़ में, ज्यादातर मामले अधिकारियों के खिलाफ शुरू किया है। अब देखिए, भ्रष्टाचार की बात होती है, कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया। अब ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस। दीपक जी, आऊंगा आपकी बात भी सुनवाऊंगा लोगों को, थोड़ा सा दिनेश जी को सुन लें, फिर आऊंगा आप ही के पॉइंट के पास। जी दिनेश जी, दिग्विजय सिंह सरकार का जिक्र कर रहे थे, बार बार जिक्र आता है। अब देखिए, जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो भ्रष्टाचार के मामले में जिन 2 मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ा था वो दोनों छत्तीसगढ़ के थे, प्यारेलाल कंवर और BR यादव। ये लोकायुक्त की जो जांच का स्तर था वो इस स्तर का था कि सरकार में यदि करप्शन है, उच्च स्तर पर करप्शन यदि है, तो लोकायुक्त उस पर कार्रवाई कर रहा है और सरकार उसे स्वीकार कर रही है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, लोकायुक्त छोटे लोगों पे छापा मार रही है, और जो IAS अधिकारियों के खिलाफ उनका दर्जनों मामले दर्ज है उन पर वो प्रोसिक्यूशन की सेंसर नहीं दे रही है। यह EOW में है। देखिए, ये नेताओं को ये अच्छा नहीं लगता कि वो अधिकारियों का बचाव करें। वो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, जनता उन पर भरोसा करती है और अधिकारियों पर नहीं करती। यदि अधिकारियों ने कहीं भ्रष्टाचार किया है तो उनको विधानसभा में भी आप स्वीकार करिए। आपका यदि विपक्ष भी कहता है कि ये सब भ्रष्टाचार का मामला है तो आप उसे स्वीकार करिए यदि है तो, और फिर जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप देखिए, लोक सेवा केंद्र मध्य प्रदेश में खोले गए कि समय सीमा में आपको खसरा खतौनी मिल जाएगी, आपको जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा, आपको जमीन की जो है सीमांकन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक भी टाइम जन सेवा जो लोक सेवा गारंटी में है, एक भी काम नहीं होता बिना करप्शन के। ये सब चलिए, आपने 2 बहुत बड़े बिंदु दिए। इसी बिंदु पर एक छोटा सा ब्रेक लेके लौटूंगा, तब चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा कि एक तो लोकायुक्त की जांच और उसका दायरा, अधिकारियों को क्यों बचाते हैं वो नेता जो जनता के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं, दोनों विषयों पर उत्तर लूंगा पक्षों से छोटे से ब्रेक के बाद। दीपक विजयवर्गीय साहब, मेरे 3 सवाल हैं, तीनों इसी चर्चा से उठे, तीनों आपके सामने उठे। एक बात आपने गौभेरण की जिस पर अब्बास हफीज साहब ने बताया कि राजधानी के इतने निकट की गौशाला का हाल क्या, उस पर भी उत्तर दीजिएगा, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। दूसरा ये कि लोकायुक्त की कार्रवाई का दायरा, कईयों पर तो अनुमति नहीं है केस चलाने की, आगे बचाने जैसी स्थिति सरकार और नेताओं के ऊपर ऐसी क्यों बन रही है। तीसरा एक इसी में बिंदु निकला है कि विभागों के बड़े जो लोग हैं, मंत्री जो हैं, वो कभी इसके दायरे में, इसकी जद में क्यों नहीं दिखाई पड़ते। लोक सेवा केंद्र क्यों खोलने पड़ते हैं अगर 0 टॉलरेंस है, और तब भी काम क्यों नहीं होते। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो जो गौशालाओं की बात है, तो मुझे जानकारी नहीं है कि अब्बास जी किसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं कुछ इस तरह की अव्यवस्था रही होगी तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर जो स्थानीय प्राधिकारी हैं उन्होंने कार्रवाई की होगी। दूसरी बात यह है कि जिसके खिलाफ एविडेंस होता है, अब एविडेंस पटवारी के खिलाफ है या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ है, ये तो कोई सरकार या पॉलिटिकल लीडरशिप तय नहीं कर सकती। ये तो एविडेंस जिसके खिलाफ लोकायुक्त में जाता होगा, लोकायुक्त उस मामले में प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो देखते हैं कहाँ एविडेंस है, और उसके बाद जांची काम शुरू होता है और उसी के बाद कोई कार्रवाई हो सकती है। तो वो सारा एविडेंस का मामला है, और जहां एविडेंस मिलता है वहां कार्रवाई होती है। अब उसमें छोटा है बड़ा है ये देखना मैं समझता हूं लोकायुक्त का काम भी नहीं है और सरकार का काम भी नहीं है। दूसरी बात, अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अगर ऐसा लगे कि साहब चूंकि इनके मंत्री 1997-98 में 2 दर्जन मंत्री पकड़ा गए थे भ्रष्टाचार के मामलों में, उनके खिलाफ एविडेंस थे, तो दूसरे मंत्री भी ऐसा करते होंगे, तो ये कांग्रेस के परसेप्शन से देश चलेगा नहीं। अगर आपके पास कहीं कोई एविडेंस है तो आप लोकायुक्त के पास जाइए,
मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ कोई एविडेंस दे तो लोग सुप्रीम कोर्ट पे गए बीजेपी थे। और सरकार को लेकर जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि यहां पर जो है कार्रवाइयां होती हैं नाम मात्र की, यहां पर बचाया जाता है, प्रश्रय दिया जाता है, अपने मामलों में जानकारी न होने की बात की जाती है और जो आरोप हो वो पिछली सरकारों पर डाला जाता है जिसको 20 साल हो गए। अब लेकिन मैं चाहता हूं अब्बास जी आप उत्तर दें इस बात का जो कहा है कि जो भी करप्शन शुरू हुआ है हर चीज की जड़ में दिग्विजय सिंह की सरकार निकलती। कुछ है नहीं बहाना, तो इसलिए बीजेपी के नेता आज सिर्फ और सिर्फ पीछे चले जाते हैं 20 साल पहले कि कहीं ना कहीं वहां पर आरोप लगा दिया जाए जिसकी आज तक ये कोई जांच करके 20 सालों में आप खुद सोचिए पुनीत जी, दिग्विजय सिंह जी के नाम की माला जपते रहते हैं लेकिन 20 साल में एक भी आरोप अपना सिद्ध नहीं कर पाए दिग्विजय सिंह जी पे और उनकी सरकार के ऊपर। अब मैं यही कह रहा हूं गौचर की भूमि का हम मान भी लें इनका आरोप तो दो दशक 20 सालों में बनाया क्यों नहीं भाई दोबारा? हर गांव के सरकारी जमीनें हैं, बहुत बड़ा विषय है। कमलनाथ जी की सरकार आई, गाय के ऊपर खर्च होने वाले पैसे को बढ़ा के 20 रुपए 21 रुपए कर दिया गया प्रतिदिन का। शिवराज सरकार दोबारा आई, सरकार गिरा के उन्होंने 2.5 रुपया कर दिया। थोड़ा टाइम कम इसलिए बीच में आपको इंटरवीन कर रहा हूं। अब विपक्ष में आप क्यों नहीं पड़ताल करते? यहां भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जा रहे हैं कि गौठान का निरीक्षण कर रहे हैं, जो है उसके फोटो वीडियो जारी करेंगे। अब वो कितना दावा पूरा होता है वो कुछ दिनों में दिखेगा। मैंने अपने पुनीत जी ओपनिंग कमेंट में भी कहा था हमारी तैयारी पूरी चल रही है, हम आरोप पत्र लेकर आएंगे, तथ्यात्मक लेकर आएंगे। ये बीजेपी की सरकार मतलब करप्शन आपके एजेंडे में है और आप इसको लेकर के आगे जाने वाले। फाइनल कमेंट्स ताकि इस विषय को हम डिकोड कर पाए कि किस विभाग में कैसे भ्रष्टाचार हुआ है। ठीक है अब्बास साहब आप ही से शुरू करता हूं। भ्रष्टाचार कांग्रेस मुद्दा बनाएगी तो केवल हवाई बातें होंगी या ठोस बातें होंगी? आपके पास में है आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट रखने की बारी। देखिए सबसे पहला विषय यह है पुनीत जी कि भ्रष्टाचार की भेंट तो मध्य प्रदेश का पूरा देश जहां जहां बीजेपी का शासन है वहां चढ़ा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यहां यह बनता है कि मुद्दे पहले से तय हैं। मध्य प्रदेश में मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, बड़ी संख्या में बेरोजगार लोग हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध जो बढ़ते चले गए हैं मध्य प्रदेश में, वो लॉ ऑर्डर एक बड़ी समस्या है। और अब तो जिस तरह की देश विरोधी गतिविधियां मध्य प्रदेश के अंदर पनप रही हैं वो भी एक बड़ा विषय बनता जा रहा है। ये सारे के सारे मुद्दे और इसको लेकर हमारे 15 महीने की उपलब्धियां इसके साथ हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। बीजेपी के नेता ठीक है, मतलब भ्रष्टाचार को आप एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे। दीपक विजयवर्गीय साहब, जीरो टॉलरेंस का भरोसा मध्य प्रदेश की जनता को हो पाएगा और मुद्दा होगा ये 23 का? देखिए मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों को जानती है। कांग्रेस ने 40 साल की सरकारों ने जो कुछ भ्रष्टाचार किया था वो तो अपनी जगह है, लेकिन 15 महीने जो कमलनाथ जी की सरकार थी उसके खिलाफ खुद इनकी सरकार के मंत्री उमंग सिंगार जी ने, सज्जन सिंह वर्मा जी ने और आज जो नेता प्रतिपक्ष हैं गोविंद सिंह जी ने, उन्होंने खुद ने आरोप लगाए थे कि ये जो सरकार है कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी की, ये शराब माफिया के हाथों से चल रही है, ये रेत माफिया के हाथों में चल रही है, ये खनन माफिया के हाथों में चल रही है। चलिए तो इसी तरह का आरोप यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उस पर भी था। के.एस. चौहान साहब आप बताइए, भ्रष्टाचार पर कॉन्क्रीट कुछ करेंगे या ये केवल कुछ दिनों की फोटो अपॉर्चुनिटी है? पुनीत जी अभी लोकायुक्त की बात चल रही थी, भ्रष्टाचार से ही जुड़ा हुआ मामला है। आप ये गौर करिए कि 2018 के बाद आपने कोई कार्रवाई भी नहीं की है। बड़ा गजब है, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार का नमूना और क्या हो सकता है? 2018 के बाद कोई पकड़ाया है या नहीं पकड़ाया वो बात की बात है, लेकिन आपने कार्रवाई भी नहीं की है, कोई एप्लीकेशन भी नहीं आया होगा आपके पास लोकायुक्त का। ये आप और 2000 करोड़ का घोटाला। नारायण साहब, मतलब आप एक मुद्दा बनाएंगे और कॉन्क्रीट, क्योंकि सवालों के जवाब नहीं आ रहे, एक नए फैक्ट्स आ रहे हैं। अभय नारायण साहब, कांग्रेस पार्टी सरकार चला रही है, आरोप बहुत सारे और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएगा विपक्ष, तैयार है आप? पुनीत जी ये किसी चीज को मुद्दा बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है और इनके हर मुद्दों का जवाब कांग्रेस की सरकार देगी। हम अपनी योजनाओं पर, अपने विकास के कार्यों पर, किसानों और मजदूर के किए गए कार्यों पर, न्याय योजना पर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी लकीर पीटती रहेगी। वो मुद्दा बनाए, उनका जवाब हम पब्लिक में आकर देंगे। दिनेश जी, अगली बार 2024 के चुनाव से पहले बहुत सारे एजेंडों पर हमने डिकोड किया है और आप भी उसका हिस्सा रहे। आपको क्या लगता है 24 से पहले 23 में ये माहौल कायम रहेगा? आरोप पत्र लाए जा रहे हैं, इंस्पेक्शन किए जा रहे हैं, उसके फोटो वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, ये आगे तक चलेगा और जनता इस मुद्दे पर यहां भी वैसे वोट कर सकती है जैसा कर्नाटक में हुआ? बिल्कुल, देखिए ये तो चल रहा है और आगे चलेगा भी, क्योंकि
कांग्रेस सरकार भी 15 महीने रही है और भारतीय जनता पार्टी अब सरकार में है। आप देखिए ना, मौजूदा दौर में अभी जो नर्सिंग परीक्षा में जो मामला चल रहा है, नर्सिंग कॉलेजों के एडमिशन का मामला चल रहा है, ये भी तो भ्रष्टाचार का ही मामला है ना, कि किस तरह से गलत एडमिशन हुए, किस तरह से जो स्टाइफंड का पैसा खाया गया, ये भी भ्रष्टाचार का मामला है। यदि कैलाश विजयवर्गीय जी को उनकी रिपोर्ट को क्लियरेंस नहीं मिलता है और वो फाइल अभी तक दबी हुई है, तो ये भी भ्रष्टाचार का मामला है। ये भी तो कांग्रेस को जवाब देना है कि उनकी 15 महीने की सरकार थी, तो फिर पेंशन घोटाले पर कार्रवाई क्यों नहीं? चलिए, कोई पक्ष इसमें पाक साफ हो, ऐसा जनता ही अपनी तरफ से क्या सर्टिफिकेट देती है, या जनता जो भी विपक्ष में दल हैं उनके आरोप पत्रों के साथ जाती है, या सरकार को अपनी तरफ से एक और मौका देती है? इसके लिए थोड़ा वक्त है, लेकिन आप जमीन पर क्या कर रहे हैं और किस स्तर तक जाकर कर रहे हैं करप्शन के मामले में, केवल कहते हैं या करते हैं, इस पर नजर उनकी और हमारी दोनों की बनी रहेगी। फिलहाल आप सबका शुक्रिया इस विषय को डिकोड करने में अपने तर्क रखने के लिए। नमस्कार। This program was brought to you by